अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उसामा है और आज हमारा जो टॉपिक है वो है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। अच्छा, इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट एटॉमिक मॉडल ऑफ बोहर्स, जो बोहर्स ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था। अच्छा, अब हम जब बात करते हैं उसी की एप्लीकेशन की, यानी कि हम जब कैलकुलेट करने की बात करते हैं कि भाई रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, कि हाइड्रोजन एटम के का जो रेडियस है वो कितना होता है। अच्छा, रेडियस हमें पता है कि भाई रेडियस क्या होता है, हाफ ऑफ द डायमीटर। यानी कि जब भी हम बात करते हैं किसी एटम की, जैसे कि हाइड्रोजन की हमने बात की, तो भाई हाइड्रोजन का रेडियस यानी कि सेंटर से लेके वॉल तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या कहलाता है, रेडियस। तो हम जब बात कर रहे हैं रेडियस की, तो हमने बोला कि भाई बहुत एटॉमिक मॉडल इज एप्लीकेबल टू ओनली दोज एटम व्हिच हैव अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो बोहर्स जो है उस पे एप्लीकेबल है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि हमने बात की हाइड्रोजन की, सही है। या फिर उसके अलावा अगर हम बात करते हैं किसकी, एच ई पॉजिटिव की, एच ई प्लस वन प्लस वन डोनेट कर रहा है, मतलब आइंस। हीलियम के पास जो है टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जिसमें से प्लस पॉजिटिव वन आइन आया, इसका मतलब कि हीलियम ने जो है, अब एटम जब था हीलियम, तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे। जैसे ही वो आइंस के अंदर कन्वर्ट हुआ, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो उसके ऊपर आइंस आ गए। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन थे पहले, जैसे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो अब कितने बच गया, एक इलेक्ट्रॉन, सही है। तो हीलियम आइंस के ऊपर भी एप्लीकेबल है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है। या लिथियम के ऊपर भी, लिथियम के पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ही उसके ऊपर पॉजिटिव 2 आइन आया, तो अब जो है ये इसके ऊपर भी एप्लीकेबल है क्योंकि टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब एप्लीकेबल है, सही है। तो हर उस एटम पे एप्लीकेबल है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, सही है। अच्छा, तो हम जब हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन के एटम जिसके पास ऑलरेडी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो हमने बोला कि भाई 3-4 चीजें हैं इसके अंदर। जैसे कि हमने बात की कि भाई एक इलेक्ट्रॉन है, हम बोल लेंगे भाई यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है जिसका एक इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज की हमने बात की थी, वो कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.602 एक्सपोनेंट माइनस 19, सही है। तो ये होता है हमारे पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन का चार्ज भी उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। बस फर्क क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव में होता है और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव में होता है, सही है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो हमने बोला कि भाई हमने सपोज किया कि एक इलेक्ट्रॉन जो कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। तो हमने बोला कि भाई जो इसका डिस्टेंस है, यानी कि न्यूक्लियस से यहां तक का डिस्टेंस, उसको हमने आर का नाम दिया। और ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम क्या होगा, एम होगा हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही है। एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो भी मास होता है वो भी फिक्स होता है, सही है। कांस्टेंट होती है वैल्यू 9.11 एक्सपोनेंट माइनस 31 kg, तो वो भी कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है। अच्छा, अब प्रोटॉन के चार्ज को हमने हमने बोला कि भाई प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, ई होता है, सही है। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो एक ही है ना, तो इसलिए हमने उसको क्या ले लिया, ई ले लिया। लेकिन अगर हम हीलियम की बात करते हैं, जैसे हीलियम की बात करते हैं, तो हीलियम के पास भी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, एक ही होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका चार्ज भी क्या होगा, ई होगा। लेकिन प्रोटॉन कितने होंगे उसके पास, एक थोड़ी होगा, प्रोटॉन तो 2 ही होंगे। अब प्रोटॉन 2, तो जिसकी वजह से हमने E मल्टीप्लाई बाय Z, यानी कि ZE उसका चार्ज ले लिया, सही है। लिथियम होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर भी है ना। अब लिथियम है, जैसे हमारे पास हमने बोला लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3। इसका मतलब प्रोटॉन कितना है भाई, 3 प्रोटॉन। तो अब 3 मल्टीप्लाई बाय चार्ज जो भी इसका है 1.602, ई तो उसके बराबर है, ई किसके बराबर है, 1.602 एक्सपोनेंट माइनस 19। लेकिन न्यूक्लियस के चार्ज एक से ज्यादा प्रोटॉन होने की वजह से हमने उसको कंसीडर कर लिया Ze, सही है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज E और न्यूक्लियस का चार्ज Ze। फिर उसके बाद हमने लेट किया तो भाई M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। M हमने बोला मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। Ze क्या है, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। दोबारा बता रहा हूं, न्यूक्लियस का चार्ज Ze
और इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, सही है, क्योंकि प्रोटॉन एक से ज्यादा हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमने चार्ज को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, प्रोटॉन से, यानी कि एटॉमिक नंबर से, सही है। तो इसलिए न्यूक्लियस Ze और इलेक्ट्रॉन का चार्ज E। V क्या है, V बी द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। V क्या है भाई, वेलोसिटी, किसी एक स्पेसिफिक वेलोसिटी से जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा होगा, तो दैट्स व्हाई हमने ले लिया कि भाई V क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। R क्या है, R जो है हमारे पास रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यही चीज हमने कैलकुलेट करनी है कि रेडियस यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है कितना होगा अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, सही है। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन, जैसे कि आपको पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करता है, एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा होता है, जिसको हम शेल का नाम देते हैं या फिर ऑर्बिट का नाम देते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा इन सर्कुलर ऑर्बिट, तो सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर हो जाएगी किसके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दो अलग अलग फोर्सेस होती हैं। एक एक्ट कर रही होती है टूवर्ड्स द सेंटर, जिसको हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल का। तो सेंट्रीपिटल जो है वो टूवर्ड्स द सेंटर, सही है। और सेंट्रीफ्यूगल क्या है, वो अवे फ्रॉम द सेंटर। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, तो जैसे कि अगर मैं बोलूं कि एक पत्थर पे मैंने धागा बांधा और फिर उसको मैं क्या करता हूं, यूं इस तरीके से गोल गोल घुमाना स्टार्ट करता हूं, और जब मैं घुमा रहा हूं तो यहाँ पे दो फोर्सेस लग रही हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है और दूसरी जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है। जो मेरे अंगूठे की तरफ, मेरे हाथ की तरफ, ये सेंटर जो कि ये सेंटर कहलाएगा अभी, तो इस तरफ जो अट्रैक्ट हो रही है, मतलब जब वो घुमा रहा हूं मैं, तो टूवर्ड द सेंटर एक फोर्स लग रही है और एक फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर लग रही है। तो टूवर्ड द सेंटर जो फोर्स लग रही है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, और अवे फ्रॉम द सेंटर जो लग रही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सही है। तो टूवर्ड द सेंटर सेंट्रीपिटल, अवे फ्रॉम द सेंटर सेंट्रीफ्यूगल। अच्छा, अब जब तक मैं उस पत्थर को यूं गोल गोल घुमा रहा हूं, तब तक मैं कंसीडर करूंगा कि भाई जितनी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है उतनी ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है, सही है। क्योंकि पत्थर कैसे घूम रहा है, पत्थर घूम रहा है। अब जब तक मैं यूं गोल गोल घुमा रहा हूं उसको, तो ऐसा तो नहीं हो रहा कि जो है वो पत्थर मेरे हाथ की तरफ आ रहा है, और ना ही ऐसा हो रहा है कि वो मेरे हाथ से दूर जा रहा है। वो क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो इस वक्त जब तक मैं उसको घुमा रहा हूं, तो जितनी फोर्स यहां पे लग रही है उतनी फोर्स बाहर की तरफ जा रही है, सही है। तो दोनों बराबर है कि भाई सेंट्रीपिटल बराबर हो गया किसके, सेंट्रीफ्यूगल के। तो दोनों फोर्स बराबर होंगी जब तक मैं घुमा रहा हूं। अब जैसे ही मैंने उसको छोड़ा, तो वो क्या होगा, जैसे ही मैं घुमाते घुमाते मैंने उसको छोड़ दिया तो वो दूर जाएगी। इसका मतलब अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो गई, बढ़ गई, सही है। तो जब तक मैं घुमा रहा हूं तब तक मैं कंसीडर करूंगा कि भाई जितनी फोर्स मेरे हाथ की तरफ टुवर्ड द सेंटर आ रही है उतनी ही फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर जा रही है, जब तक मैं घुमा रहा हूं तो, ठीक है। अच्छा, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला तो हमें पता है कि भाई क्या होता है, mv² / r। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि हमारे पास Fc जो के बराबर हो जाता है mv² / r। ये फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं कि भाई mv² / r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स, बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, सही है। जैसे कि हम बात करते हैं कि अर्थ के मामले में हम बात करते हैं कि भाई अर्थ के मामले में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई भी चीज अगर राउंड घूम रही है ना, तो वहां पे एक फोर्स मौजूद होती है, वहां पे एक फोर्स मौजूद होगी जो कि एक्ट कर रही होगी एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे हमने बोला कि भाई जमीन जो है हमारे पास, जमीन के अंदर कौन सी फोर्स मौजूद है, ग्रेविटेशनल फोर्स। जमीन और सूरज के बिटवीन जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही होती है। तो अब यहां पे भी सर्कुलर जो है ऑर्बिट आ गया है, तो जिसकी वजह से वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, सही है। या फिर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही होती है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। मैं अगर गोल गोल घूमना स्टार्ट कर दूं,
मैं अगर गोलूर घूम रहा हूँ, कोई भी गोलूर घूम रहा है, वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है एक्ट करेगी एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई भी चीज घूम रही होगी गोल, तो वहां पे कोई ना कोई फोर्स ऐसी होगी जो कि एक्ट कर रही होगी एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इलेक्ट्रॉन भी आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा होता है, तो यहां पे भी कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रही होगी एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब वो फोर्स कौन सी है, हमने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन के मामले में बहुत सी जगहों पे आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन के मामले में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगी एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही थी एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, जब फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही थी एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, या फिर टेंशनल फोर्स एक्ट कर रही होती है बहुत सी जगहों पे, टेंशनल फोर्स एक्ट कर रही होती है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगी एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सेंट्रीपिटल की जगह पे Fe, सेंट्रीफ्यूगल की जगह पे Fc। अब कूलम्स लॉ हमने अप्लाई किया टू कैलकुलेट Fe, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमने कूलम्स लॉ अप्लाई किया। कूलम्स लॉ कहता है Fe इज इक्वल्स टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अब Q क्या होता है, Q जो है हमारे पास, Q क्या होता है, Q कहते हैं हम चार्ज। तो चार्जेस, दो अलग अलग चार्जेस Q1 और Q2। अब Q1 चार्ज 1, Q2 चार्ज 2, दो चार्जेस हमने यूज किए थे, और वो कौन कौन से थे, एक तो हमने बोला कि भाई E यूज किया है जो कि था चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरी चीज हम दूसरा चार्ज यूज किया हमने Ze जो कि था चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। मैंने बताया न्यूक्लियस का चार्ज Ze, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, तो दो चार्जेस E एंड Ze। तो Q1 को रिप्लेस कर दिया Ze से, एक को रिप्लेस कर दिया Ze से, दूसरे वाले को रिप्लेस कर दिया E से, किसी से भी रिप्लेस कर दो कोई इश्यू नहीं, बात वही होगी। तो Ze और E, बाकी सब ऐसे ही रहा। अब के कूलम्स लॉ में किसके बराबर होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो है क्या होता है, परमिटिविटी कांस्टेंट, ठीक है, इसको जो है हम बोलते हैं परमिटिविटी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, परमिटिविटी कांस्टेंट। तो के इसके बराबर है, के की जगह पे मैंने रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Ze को E से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, Ze का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे ही रहा। अच्छा, तो ये यहाँ पे डिवाइड में था, नीचे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नीचे लाए आर स्क्वायर के साथ मैंने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को नीचे लेके आया, और आर स्क्वायर के साथ मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। ऊपर क्या बचा, Ze स्क्वायर, ऐसे सही, कुछ कट नहीं रहा, कैंसिल नहीं हो रहा, तो हमने उसको ऐसे छोड़ दिया। Fe बराबर है Ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो Fe कूलम्स लॉ लगा के हमने उसको निकाल लिया, और Fc हमने पहले ही बोला कि भाई Fc किसके बराबर है, mv स्क्वायर अपॉन आर, तो Fc बराबर है mv स्क्वायर अपॉन आर के। तो Fc की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की, Fe की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की। Fe ये पुट किया, ये यहाँ पे पुट गया, Ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, Ze स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और Fc की जगह पे पुट किया mv स्क्वायर अपॉन आर। अब यहाँ पे 2 आर, यहाँ पे एक आर से एक आर को कैंसिल किया, जो बच गया हमने वो ऐसे ही लिखा। अच्छा, m यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो m में उसको यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आया, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एम, ठीक है। अच्छा, अब एक इक्वेशन बन गई, इसको मैंने ए का नाम दे दिया। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक पॉइंट को हमने बोहर्स क्वांटाइजेशन पॉइंट कहा था। लास्ट वाला पॉइंट जब एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे थे, तो लास्ट वाले पॉइंट को हमने बोहर क्वांटाइजेशन कहा, जो कि बराबर था mvr सॉरी, जिसमें हमने बात की थी एंगुलर मोमेंटम, जो कि बराबर था mvr बराबर है nh अपॉन 2 पाई, सही है। तो यहां से देखो अब हुआ क्या, हमने ये बनाया क्यों, हमें कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे हमने बोला कि भाई रेडियस मालूम करना है, किस चीज का, हाइड्रोजन एटम का, ये रेडियस मालूम करना है। तो यहां पे हमने समझो इसको कैलकुलेट करना है, इस आर को कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे जेड क्या है, जेड आपको पता है एटॉमिक नंबर होता है, ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, 4 पाई, पाई की वैल्यू भी पता है, परमिटिविटी कांस्टेंट, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की वैल्यू तो फिक्स ही होती है,
आर ये तो कैलकुलेट करना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स होता है 9.11 एक्सपोनेंट -31, यहाँ पे वैल्यू मौजूद होगी, सही है। तो एम भी पता है, सब पता है, बस यहाँ पे आर तो मालूम करना है, लेकिन एक चीज तंग कर रही है और वो क्या है, हमारे पास वी स्क्वायर। वी स्क्वायर नहीं पता हमें, तो दो चीजें आ गई यहाँ पे, आर भी आ गया, वी भी आ गया। तो पहले हमने क्या करना पड़ेगा, वी को किसी तरह एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो जिसकी वजह से हम गए किसकी तरफ, बॉहर्स की तरफ। बॉहर्स में एक फॉर्मूला यूज किया था, mvr = nh/2π। इस इक्वेशन की मदद से हम पहले वी स्क्वायर को एलिमिनेट करेंगे, फिर उसके बाद रेडियस आराम से निकाल लेंगे। तो वी स्क्वायर निकालना है हमने यहाँ पे सिर्फ वी मौजूद है, तो एम आर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके डिवाइड हो जाएंगे, तो यहाँ पे आके डिवाइड हो गए, यहाँ पे सिर्फ वी बचा। हमें वी स्क्वायर चाहिए, तो हमने क्या बोला कि भाई स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हमने दोनों साइड पे स्क्वायरिंग की इसके, तो वी स्क्वायर इज टू एन स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो जब इस साइड पे स्क्वायर लगाया तो उस साइड पे भी हमारे पास जो है स्क्वायर आ जाएगा। अब कैसे कि भाई वी स्क्वायर हो गया एक हमारे पास, जैसे कि ये हमने बात की ना यहाँ पे वी स्क्वायर ये वी स्क्वायर हो गया। अच्छा, यहाँ पे भी स्क्वायर हुआ, तो एन के ऊपर भी स्क्वायर, एच के ऊपर भी स्क्वायर, एम के ऊपर भी स्क्वायर, आर के ऊपर भी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और पाई के ऊपर भी स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब वी स्क्वायर निकालना था, उसकी वैल्यू आ गई, तो इसको उठा के यहां पे पुट कर दो, इसकी जो वैल्यू है उसको यहां पे पुट कर दिया, तो ये वाली चीज ऐसे ही एज इट इज उतर गई, और वी स्क्वायर की जगह पे हमने उसकी वैल्यू निकाली है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, जो भी वैल्यू आ रही थी वो हमने ये वैल्यू ऐसे ही पुट कर दी। वी एलिमिनेट हो गया, यहां से वी स्क्वायर निकाल के उसको पुट किया तो वी एलिमिनेट हुआ। अब जो कट रहा है वो काट लेंगे, जैसे कि भाई 4 और यहाँ पे भी 4, तो 4 से 4 कैंसिल, 2 पाए थे, यहाँ पे 1 पाए, 1 पाए से 1 पाए कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 1 आर, यहाँ पे 2 आर, 1 आर से 1 आर कैंसिल, यहाँ पे 1 आर बच जाएगा, एम स्क्वायर, और वहां पे एम, 1 एम से 1 एम कैंसिल, 2 थे 1 बच गया यहाँ पे, सही है। फिर उसको हमने क्या किया, यहाँ पे बचा जेड स्क्वायर लिखा, नीचे 4 भी कट गया था, पाई भी कट गया था, आर भी कट गया था, एम भी कट गया था, बचा क्या, एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट हमने ऐसे लिखा, यहाँ पे एन स्क्वायर बच गया था, एच स्क्वायर, तो ये दोनों ऐसे लिखा, नीचे 1 एम बच गया था, 1 आर बच गया था, 1 पाई बच गया था, तो एम आर और पाई, ठीक है। वी को एलिमिनेट कर दिया। अब आसानी से क्या निकाल सकते हैं, आर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आर यहाँ पे डिवाइड में है, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करवाना आता हो कि भाई इसको यहाँ पे लेके जाएंगे और यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसको यहाँ पे लेके जाएंगे, तो एम आर पाई, सॉरी एम आर पाई नहीं, सिर्फ आर को यहाँ पे ले गए, क्योंकि हमने निकालना क्या है, आर निकालना है तो इसको यहाँ पे ले गए और इसको यहाँ पे ले आए, क्रॉस, जब बीच में इक्वल्स टू आता है तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई हम करवा सकते हैं। तो आर यहाँ पे आया, जेड स्क्वायर यहाँ पे आ गया, एम पाई यहाँ पे बचा, सिर्फ आर को यहाँ पे रखा, जेड स्क्वायर को यहाँ पे रख दिया, एप्सिलॉन नॉट इधर आया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो आर बराबर है हमारे पास इसके। अच्छा, याद रहे हमने कैलकुलेट क्या करना है, इस रेडियस को कैलकुलेट करने के, भाई रेडियस जो है कितना। अच्छा, यहाँ पे एच स्क्वायर, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, सही है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है कि भाई क्या होती है, 6.625 एक्सपोनेंट -34। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम की हमने बात की, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। ये पाई की वैल्यू पता होगी 3.142, सही है। ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, जेड। अच्छा, अब एक जनरल वैल्यू बनाते हैं कि मैं अगर बात करता हूं एन क्या है, नंबर ऑफ शेल्स होते हैं, ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी नंबर ऑफ शेल्स की। तो नंबर ऑफ शेल्स जो है क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, कि भाई जरूरी नहीं है कि भाई वो पहला शेल ही हो, शेल कुछ भी हो सकता है, दूसरा शेल हो सकता है, तीसरा शेल हो सकता है। अब जरूरी तो नहीं है ना कि भाई पहले शेल में ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, किसी और शेल में नहीं होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो एन, मैं उसको ब्लैक से लिख रहा हूं, जो वो चीज जो चेंज हो सकती है, एन चेंज हो सकता है, सही है। तो मैंने एन को यूं हाईलाइट करने के लिए ये मेंशन कर दिया, एन चेंज हो सकता है।
बाकी H तो चेंज नहीं हो सकता, कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट चेंज नहीं हो सकता, कांस्टेंट है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं हो सकता, कांस्टेंट है। पाई चेंज नहीं होता, कभी भी कांस्टेंट रहता है। Z एटॉमिक नंबर। अब देखो हाइड्रोजन के लिए सॉल्व कर रहा हूं तो एटॉमिक नंबर 1। क्या हो कि अगर हीलियम के लिए सॉल्व करूं एटॉमिक नंबर क्या होगा 2। लिथियम के लिए सॉल्व करूंगा, हमने बात की, तो एटॉमिक नंबर कितना होगा 3। तो एटॉमिक नंबर भी चेंज हो सकता है। अगर किसी और एटम के लिए निकालना चाहूं तो Z भी चेंज हो सकता है और N भी चेंज हो सकता है, लेकिन E वही रहेगा। तो बस दो चीजें चेंज हो रही हैं, N स्क्वायर और Z। बाकी सारी चीजें कांस्टेंट। तो सारे कांस्टेंट को हटा के मैंने एक कांस्टेंट लगा दिया ए नॉट। सही है। इसको 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 हटाया, ये जो चेंज हो सकते थे उनको ऐसे ही लिख दिया, एन स्क्वायर अपॉन जेड, एन स्क्वायर अपॉन जेड। बाकी जितने भी कांस्टेंट थे सबको हटा के मैंने ए नॉट लगा दिया। अब ए नॉट क्या है, तो हमने बोला कि भाई हेयर ए नॉट इज बोहर्स कांस्टेंट। ए नॉट को हमने क्या नाम दिया, बोहर्स कांस्टेंट, क्योंकि बोहर्स ने अपनी थ्योरी जो है अपने उससे योग किया था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने नाम पे ही कांस्टेंट यूज कर लिया। ज्यादा साइंटिस्ट यही करते अपने नाम पे कांस्टेंट यूज कर रहे होते हैं अक्सर साइंटिस्ट। तो ए नॉट क्या है भाई, बोहर्स कांस्टेंट। अच्छा, अब सबकी वैल्यूज मौजूद है, तो आप हमने निकालना क्या है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। अभी ये तो हमने एक वैल्यू डिटरमाइन कर ली, एक वैल्यू निकाल ली, एक जनरल टर्म निकाली कि अगर किसी और एटम के लिए मैं सॉल्व करना चाहूं तो मैं इसमें रख के सॉल्व कर सकता हूं। लेकिन अभी हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं तो ए नॉट ये सब पता है, ये वैल्यूज पता है, ये वैल्यूज सारी वैल्यूज पता है। एन क्या है, नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल हाइड्रोजन के पास एक होता है। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है। ये भी 1 पुट करूंगा, ये भी 1 पुट करूंगा, करके देख लेते हैं यहाँ पे कि भाई आर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, एच की वैल्यू 6.625 एक्सपोनेंट माइनस 34। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है हमारे पास वो भी जो है फिक्स होती है। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है हमारे पास वो आपके पास जो गिवन है वो है 8.84 एक्सपोनेंट माइनस 12। 8.84 एक्सपोनेंट माइनस 12 यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन आप लोग मेंशन कर लेना 8.84 एक्सपोनेंट माइनस 12। ठीक है। अच्छा, अपॉन में आ गए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फिक्स होता है 9.11 एक्सपोनेंट माइनस 31। फिर पाई, पाई की वैल्यू 3.142। फिर Z एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक नंबर 1 होगा। E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.602 एक्सपोनेंट माइनस 19। ठीक है। सबकी वैल्यूज पुट की। अब इनको जब कैलकुलेटर में रख के हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है, आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा, आंसर जो है आपके पास कुछ आ रहा होगा 0.529। अच्छा, ऐसा आ रहा होगा 5.29 समथिंग आ रहा होगा एक्सपोनेंट करके। तो अब हमने क्या किया, इस पॉइंट को एक इधर ले गए, तो जो है ये क्या हो गया 0.529 एक्सपोनेंट माइनस 8। अब यूनिट क्या है हमारे पास, सेंटीमीटर। अच्छा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो मल्टीप्लाई बाय 100 किया, सही है, सॉरी डिवाइड बाय 100 किया। तो जब डिवाइड बाय 100 किया तो हमारे पास एक्सपोनेंट 8 की जगह पे क्या हो गया, एक्सपोनेंट 10 हो गया। अब एक्सपोनेंट 10, ये वैल्यू ऐसे ही एक्सपोनेंट 10 सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब मीटर में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा छोटा यूनिट है, एक्सपोनेंट 10 मतलब 10 कम से कम, इधर भी 10 जीरो आएंगे, तो बहुत छोटी वैल्यू है, जिसकी वजह से हमने मीटर से जो है कन्वर्ट कर लेंगे इसको किसके अंदर, एंगस्ट्रॉम के अंदर। सही है, एंगस्ट्रॉम के अंदर कन्वर्ट किया। एक एंगस्ट्रॉम जो है बराबर होता है हमारे पास 1 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर के। एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर किसके बराबर होता है, 1 एंगस्ट्रॉम के। तो एक्सपोनेंट माइनस 10 की जगह पे जो है हमने मीटर से कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, एंगस्ट्रॉम के अंदर। ये बराबर है 1 एंगस्ट्रॉम के। तो एक्सपोनेंट माइनस 10 बराबर है 1 एंगस्ट्रॉम के, तो 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो इसका मतलब रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम जो कि हमें कैलकुलेट करना था वो कितना आ रहा है, 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई कि भाई रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम हमारे पास इसके बराबर है। ठीक है।
जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अस्सलाम वालेकुम।